हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल त्यागराज में। मैं संजीव कुमार एक बार फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तीसरी क्लास लेकर आया हूं। भारतीय संविधान की हम ये तीसरी क्लास आज पढ़ेंगे और मैं ये मान सकता हूं कि आप सभी क्लासेस नोट डाउन कर रहे होंगे, उन्हें लिख रहे होंगे। निश्चित तौर पर आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसमें भी चेंज होगा, क्योंकि आप थीम देख रहे हैं, आप व्यवस्था देख रहे हैं, आप चीज़ों को बेवजह नहीं पढ़ रहे। यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस एसआई, मेनली एसआई के लिए मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि एसआई में सबसे ज़्यादा वेटेज अगर रहता है जीएस के पोर्शन में तो इसी भारतीय संविधान का और भारतीय राज्य व्यवस्था का रहता है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलें। हमारा प्रयास आपकी सफलता को निश्चित करना है। हम चाहते हैं कि आप एक निश्चित सफलता जल्द से जल्द प्राप्त करें। देखिए, कल हमने एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया था और उस रेगुलेटिंग एक्ट से पहले मैंने आपको दो युद्धों के बारे में बात की थी। मैं थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन ये करना चाह रहा हूँ कि हमने जो दो युद्धों के बारे में बात की थी उन्हें आप एक बार देख लीजिए, सिर्फ एक सेकंड आपको लगेगा उन्हें देखने में। हमने कहा था कि एक युद्ध सिर्फ इस क्षेत्र में लड़ा गया जिसे हम प्लासी कहते हैं, 23 जून 1757। इसमें भारत के जो राजा थे उनकी हार हुई थी, अंग्रेजों की जीत हुई थी, इसीलिए ब्रिटिश प्रभुसत्ता की नींव पड़ी प्लासी से। और ये जो युद्ध है इसमें भारत के मुगल बादशाह हारे थे। दूसरा युद्ध जो हम पढ़ रहे हैं इसका नाम था बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। अच्छा, मैं इस डेट की बात कर लेता हूँ। कुछ बच्चों को क्या रहता है कि नहीं सर ने गलत लिखवा दी डेट, नहीं इसका तो 23 लिखवा दिया, 23 अक्टूबर था, 22 अक्टूबर था। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप थीम पढ़ रहे हैं, आप डाटा नहीं पढ़ रहे। आप अगर किसी स्टैंडर्ड एग्जाम की बात करेंगे तो वो 22 और 23 दोनों देगा, लेकिन अगर आप कांस्टेबल की बात करेंगे, यूपी दरोगा तक की बात करेंगे तो आपको 22 अक्टूबर देगा। या फिर जो कल की क्लास हमने पढ़ी थी उसमें मैंने 23 अक्टूबर लिखा है, मुझे अच्छे से याद है, 1764। तो 23 इसलिए क्योंकि 22 और 23 जब आप इसकी थीम पढ़ेंगे तो दोनों डेट के दौरान ये युद्ध लड़ा गया, तो दोनों से ही वो स्टार्ट मानता है इसे। लेकिन वनडे एग्जाम के हिसाब से 22 अक्टूबर 1764। ये जो युद्ध था इसमें मुगल बादशाह की हार हुई थी, मुगल बादशाह। तो मैं आपसे ये कह देना चाह रहा हूं कि इससे ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई थी। तो हमने ये दोनों पढ़े थे और इसके साथ साथ ही इन दोनों युद्धों के बाद 1764 के 1757 के हमने पढ़ लिया था 1773 का चार्टर एक्ट, चार्टर यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट। और मैंने ये भी आपको बता दिया था बहुत अच्छे से कल की क्लास में कि रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट, इसे रेगुलेटिंग क्यों कहा गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट के लिए ये ब्रिटिश सरकार द्वारा या ब्रिटिश संसद और महारानी द्वारा लाया गया एक अधिनियम था। इसे आप 22 और 23 लिख लें और इसे 23 ना करके आप 22 ही लिखें, क्योंकि आप कांस्टेबल और दरोगा तक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो 22 अक्टूबर 1764। अब इसके बाद कौन सा अधिनियम आया इसकी हम चर्चा करेंगे, इसे हम बहुत अच्छे से। तो हम देख रहे थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1784 का चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम। अच्छा, चार्टर कहने की कहानी जो थी, ये चार्टर बोले जाने की स्टोरी जो थी वो मैंने आपको कल बताई दी थी कि 1857 की क्रांति से पहला अधिनियम है, इसीलिए इसे चार्टर कहा जाएगा, ये आप जानते हैं। इस अधिनियम का दूसरा भी नाम है, इस अधिनियम का दूसरा नाम है पिट्स एक्ट 1784। इसे पिट्स एक्ट क्यों कहा गया, क्योंकि उस समय ये जो पास हुआ था ब्रिटिश संसद में, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे पिट्स द यंगर थे। ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम था पिट्स द यंगर, इसीलिए पिट्स एक्ट भी बोला जाता है इसे। इसमें केवल आपको दो ही बातें याद रखनी है। देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसमें सहजता रखना बेहद जरूरी है। बेवजह का डाटा या बेवजह की कंसेप्ट आप डाल देते हैं और फिर वो बच्चा उसे नोट डाउन करता है, उसे एग्जाम में वो चीज़ें नहीं मिलती। ऐसा हम नहीं करना चाह रहे। हम बिल्कुल आपको क्रीम, बिल्कुल जो बेहद जरूरी है वही चीज़। तो देखना, आप मैं 3 एक्ट कराऊंगा, उनमें केवल 2 पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। इसके 2 पॉइंट क्या हैं, सिंपल से 2 पॉइंट। एक, इसमें क्या किया गया कि
बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। अच्छा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो गठन किया गया वो एक तरह से सैनिक, असैनिक और राजस्व मामलों के लिए, या मैं बस ये कह देता हूं कि मामले कौन से, सैनिक व राजस्व मामलों के लिए ये गठन किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। और दूसरा पॉइंट एक और बता रहा हूं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसका गठन, इसे बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन। यह किया गया व्यापारिक मामलों के लिए, व्यापारिक मामलों के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को पर थोड़ा सा कार्य कराने के लिए या देखरेख करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई 1784 के अधिनियम के तहत। केवल 2 पॉइंट, और दोनों पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। एक बात मेरी और समझ लीजिए, कुछ बच्चों को यह रहता है कि याद करने का कोई तरीका, हम कैसे इसे याद रखें, तो आपको बहुत सिंपल सी बात याद रखनी है। जब भी आप 1784 का एक्ट देखें तो आप ये देखें कि 8 को 4 से डिवाइड करें, इस 8 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और इसमें 2 काम ही होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, केवल ये 2 बात। अच्छा, ये मैंने बता दिया था कि इसमें क्या है, चार्टर लगा हुआ है। इसके बाद जो अगला अधिनियम आया वो बेहद इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम का नाम है 1786 का चार्टर एक्ट। देखो, आप ये पहली क्लास से समझ चुके हैं कि चार्टर क्यों लग रहा है। अब मेरी टेंशन या मेरा जो आपको बार बार जोर देकर कहने की ज़रूरत नहीं कि चार्टर एक्ट है क्यों। आप जानते हैं कि चार्टर एक्ट होने का एक रीज़न है, वो रीज़न क्या है कि ये 1857 की क्रांति से पहला अधिनियम है और तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अस्तित्व में थी, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि एक बात कही गई इस एक्ट के माध्यम से। इसमें कहा गया कि 2 पद होते हैं। देखो, भारत में आज भी बहुत 2 पद हैं, एक तो सेना प्रमुख है, आप जानते हैं सेना प्रमुख, ठीक है, और दूसरा आप जानते हैं कि राष्ट्रपति है, ठीक, ये 2 पद हैं आज भी। अच्छा, सेना प्रमुख जो है, ठीक है, और राष्ट्रपति जो हैं, ये अलग अलग पद हैं। आज जानते हैं कि राष्ट्रपति सबसे बड़े पद पर है, बेहद अच्छे से जानते हैं आप। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से ये कहा गया कि मुख्य सेनापति, सेना प्रमुख कह लो या मुख्य सेनापति, इंग्लिश में बोल सकते हैं कमांडर एंड चीफ, प्लस राष्ट्रपति की जगह होता था गवर्नर जनरल। तो ये जो है, ये एक ही व्यक्ति को दिए गए दोनों पद थे। ये व्यवस्था की गई कि कमांडर एंड चीफ का पद भी गवर्नर जनरल को दिया जाएगा, कमांडर एंड चीफ का पद भी गवर्नर जनरल को दिया जाएगा, और गवर्नर जनरल जो होंगे वो उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो शासनकाल रहा वो आप जानते हैं कि ये 1786, हालांकि किताबें आपको 1785 देगी, लेकिन 1 साल के लिए गवर्नर आए थे, गवर्नर जनरल आए थे, तो 1786 से आप मान लें और 1793 तक। तो देखिए, ये एक्ट अधिनियम 1786 का है। ये भी कहा जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में इस शर्त पर आए थे कि मैं भारत में तब जाऊंगा जब मुझे गवर्नर जनरल के साथ साथ कमांडर एंड चीफ का पद भी दिया जाए। तो ये एक पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जो कमांडर एंड चीफ भी थे। किस एक्ट से? तो आप देख रहे हैं इसमें डबल पावर। अच्छा, एक ये पावर है और एक ये पावर है, 2 पावर है। डबल पावर या डबल इंजन काम कर रहा है। ऐसे ही आप ये देखें कि ये डिजिट, जैसे आपको देखो, आपको तो याद रखना है, इसे आप 1786 की जगह 786 याद रखें
और ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आप देखते हैं कि एक डबल पावर का काम करता है। जैसे हिंदू धर्म के लिए ओम होता है, जैसे क्रिश्चियन के लिए हम क्रॉस देखते हैं, तो ऐसे ही 786 आप पढ़ें, इससे आपके दिमाग में और अच्छे से बेटर तरीके से बैठ जाएगी बात कि 1786 कह लो या 786 कह लो या 786 कह लो, इसके तहत डबल पावर दी गई। और डबल पावर के तहत ये कहा गया कि मुख्य सेनापति यानी कि कमांडर एंड चीफ, ठीक है, और गवर्नर जनरल जो है वो दोनों के दोनों पद एक ही व्यक्ति को दे दिए गए, जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये किस अधिनियम के तहत किया गया? 1786 के चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं तीसरा अधिनियम। तो आपने दो अधिनियम अभी देख लिए। एक अधिनियम आप देखते हैं कि 1784 का अधिनियम था, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई। दूसरा अधिनियम आपने देख लिया, जिस अधिनियम को हम 1786 का अधिनियम कहते हैं, 1786 का अधिनियम, जिसमें कमांडर एंड चीफ का पद भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। और उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ये हमने पढ़ लिया। एक अगला अधिनियम है, ये बहुत बेहतरीन अधिनियम है। इसके बारे में सिर्फ एक ही पॉइंट आपको पढ़ना है। इस अधिनियम का नाम है 1793 का चार्टर एक्ट। चार्टर वाली स्टोरी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटे, 1857 की क्रांति अभी नहीं हुई है। तो चार्टर एक्ट में बेटे इसमें ये देखें, अभी जो हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हमने बनाया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हमने बनाया था, जिसे हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल शॉर्ट में लिखते हैं BOC, जो हमने बनाया था, इसका वेतन या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से दिए जाने का निर्णय लिया गया। भारतीय कोष से दिए जाने का निर्णय लिया गया। देखो बड़ी अजीब सी बात है, मैं फिर एक बार कंसेप्ट आपको दिखाता हूं कि ब्रिटिश संसद किसी पद को क्रिएट कर रही है, किसी पद को बनाती है, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक पद है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक पद है, इसे ब्रिटिश संसद ने क्रिएट किया। हमने अभी पढ़ा 1874 के अधिनियम से। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी नियुक्ति एक तरह से इसके सदस्यों की मान लीजिए कि महारानी कर रही है, और ये फिर एक तरह से कार्य कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ गलत ना करे भारत की जनता के साथ, या ऐसा ना हो जिसकी वजह से वर्तमान सरकार जो ब्रिटेन में चल रही है सरकार, वो सरकार उसकी छवि बेकार ना हो, तो इसीलिए इन्होंने इसकी स्थापना की। लेकिन कितना अजीब है कि इसकी नियुक्ति यहाँ से हो रही है, काम इसके लिए कर रही है, और इसका वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा। भारत की जनता इसकी जिम्मेदार है। आप ये देखें, आप ये कहोगे कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, जिम्मेदार हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत से इन्होंने राजस्व प्राप्त करना शुरू कर दिया था। मैं एक छोटी सी आपको बात बता दूं, आप जानते हैं कि 1764 का एक बक्सर का युद्ध हमने पढ़ा है, ठीक है। 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की दो संधियां हुई। इलाहाबाद की संधि जो हुई, उस संधि के तहत एक प्रावधान किया गया। प्रावधान ये था कि जो राजस्व था वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी वसूल रही थी, यानी कि हम यहाँ से दोहरा शासन देखते हैं। और ये अनुमान लगाया जाता है कि जब भारतीय राजा राजस्व वसूलता था, जब मुगल बादशाह राजस्व वसूलता था, तो राजस्व होता था 80 लाख रुपए। और अंग्रेजों ने राजस्व जब वसूला 1765 से 67 के बीच, जब रॉबर्ट क्लाइव भी हम देखते हैं, तो आप देखिए कहाँ 80 लाख रुपए हैं और कहाँ 2 करोड़ 24 लाख रुपए अंग्रेजों द्वारा लगभग 3 गुना राजस्व वसूला गया। अब राजस्व यानी कि रेवेन्यू बहुत ज्यादा हुआ। तो देखिए यही दौर रहा कि रेवेन्यू जब इतना कलेक्ट कर लिया, तो ये कहा गया कि भारतीय कोष से जो भारत में हम पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कलेक्ट कर रही है, वो वेतन देगी इसके सदस्य का, मतलब इसके द्वारा नियुक्त सदस्य का। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, इनका वेतन
भारतीय कोष से दिए जाने का निर्णय लिया गया। और महारानी ने एक बात और कही इसी अधिनियम में, देखिए ये इसका एक फर्स्ट पॉइंट है और इसका एक सेकंड पॉइंट और बता रहा हूं, देखो कितना बेहतरीन समझ आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब देखिए कितनी बेहतरीन सी एक बात है कि अगला अधिनियम +20 जब लिखेंगे तो कब आएगा, 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। अब बस 1813 का चार्टर एक्ट 1833 के चार्टर एक्ट के साथ बताऊंगा मैं, इसीलिए हम उन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। बस आप ये कॉमन सी बात समझे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा, ये बात 1793 में कही गई। दूसरी बात ये कही गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कि अब आपको ये भी बात समझ आ रही होगी इस लाइन से कि वाकई 3 यूनिट काम कर रही थी, ये कार्यकाल बढ़ा रही है और ये कह रही है कि 20 वर्षों तक और भारत में व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो देखिए आपको लॉजिक समझ आया, 3 यूनिट काम कर रही है। तो इसके बाद जो है अब हम पढ़ते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए अब जो अधिनियम हम 1813 का अधिनियम पढ़ेंगे और 1833 का अधिनियम जो पढ़ेंगे, उनमें दो बेहद एक रिलेशन है, बेहद इंपॉर्टेंट रिलेशन है और उसे बहुत ध्यान से समझिएगा। अब तक जो आपने पढ़ा है मैं टिप्स पे याद करा सकता हूँ आपको, 2-3 बातें आपने पढ़ी हैं। 1784 का एक्ट पढ़ा है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना। 1786 का पढ़ा है तो कमांडर एंड चीफ और गवर्नर जनरल का पद एक व्यक्ति को दे दिया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 का अधिनियम पढ़ा है तो उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। अब तक यही बातें आपने 6 पॉइंट मुश्किल से पढ़े हैं, लेकिन अब जो पढ़ेंगे आप उसे आप बेहद सहजता के साथ देखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किताब क्या देती है उसे भी देख लें आप। देखिए आपको बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया 20 वर्ष और, तो 1793 के बाद अधिनियम आएगा 1813 का चार्टर एक्ट। देखो मैं बहुत ही सहजता से एक बात बताऊंगा आपको और बेहद इंपॉर्टेंट होगी। इसका पहला पॉइंट ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। देखो मैं इसे इसलिए आपसे बता रहा हूं बेटे ताकि मैं आपको अंतर करके दिखा सकूं क्योंकि अंतर बेहद जरूरी है। अब ये 1800, देखो मुझे और भी बातें बतानी हैं लेकिन मुझे इंटर रिलेट करके आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 1813 के अधिनियम में यह बात कही जाएगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। इसीलिए 1813 में 20 वर्ष अगर मैं ऐड करूंगा तो 1833 का चार्टर एक्ट। और इस चार्टर एक्ट की भी जब मैं पहली लाइन लिखूंगा तो इससे रिलेट करेगी और वो कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का, यही बात, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त। अब देखो मेरी बात समझो, मैं ये कह रहा हूं कि एक सिंगल वर्ड 20 साल लग गए इस बात को होने में कि ये वर्ड आप देख रहे हैं कि इधर नहीं है और उधर है। इसका मीनिंग क्या है? देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल को मैं रफ कर दूंगा फिर समझें आप। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान देना मेरी बात पर, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार कर रही है। लॉजिक समझिएगा, व्यापार कर रही है और इस व्यापार को वो ब्रिटेन में उस व्यापारिक वस्तु को सेल कर रही है। अब होगा क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी की है मोनोपोली का मतलब एकाधिकार। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भारत के साथ कोई व्यापार नहीं कर सकता जो ब्रिटिश है। तो यहां से इन्होंने मान लीजिए एक लौंग जो लौंग भारत में होती है,
एक लौंग इन्होंने मान लीजिए 1 रुपये की खरीद ली, और इन्होंने ये लौंग, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने ब्रिटेन में 60 रुपये की एक लौंग बेच दी, 60 रुपये की एक लौंग बेच दी। तो देखिए कितना ज़्यादा लॉस किसे हो रहा है, ब्रिटिश को, ब्रिटिश नागरिक को भारत की चीज़ें जो हैं वो महंगी मिल रही हैं, भारत के मसाले जो हैं वे महंगे मिल रहे हैं। एक तो कारण ये था कि ब्रिटिश संसद चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और ब्रिटिश व्यापारी भी भारत के साथ व्यापार करें। दूसरी बात यह थी कि इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बड़े युद्ध जीत चुकी थी, और ब्रिटिश संसद ये चाहती थी कि अब वो भारत में व्यापार ना करके भारत में प्रशासन देखें और भारत में राजनीतिक मामले देखें। आप समझ रहे हैं? अब ब्रिटिश संसद स्वयं ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को बदलना चाह रही है। तो अब देखिए, आपने देख लिया कि ये रीजन था, इसीलिए क्या कहा गया, ब्रिटिश संसद के लिए ये आधार आया कि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी अब चाय का व्यापार कर सकती है, सिर्फ चाय का व्यापार, और एक देश दे दिया गया कि चीन के साथ व्यापार कर सकती है और किसी देश के साथ वो व्यापार नहीं करेगी। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी, एक तरह से बाउंडेशन लगा दी, एक तरह से ये बाध्यता लगा दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये काम करेगी। अब देखिएगा, इसीलिए कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। ये आपको स्ट्रक्चर समझ आया? अब यहां क्या कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त। इसका मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश संसद साफ कह रही है कि ब्रिटिश संसद साफ तरीके से कह रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कंपनी अब भारत में कोई व्यापार नहीं करेगी, कोई भी, ना चाय का व्यापार करेगी और ना चीन के साथ, भारत और चीन के साथ व्यापार करेगी, कोई व्यापार नहीं करेगी। यानी कि इस अधिनियम से सब कुछ राजनीतिक अधिकारों के रूप में दे दिया गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में डेवलप हुई थी उसके सारे व्यापारिक एकाधिकार छीन लिए गए। अब कुछ भी व्यापार नहीं करेगी। बात समझ रहे हैं? तो ये लाइन मैंने इसलिए दोनों एक साथ लिखवाई ताकि मैं पूर्णतः समझा सकूं। यहां थोड़ा सा बाउंडेशन लगाई, सिर्फ चाय और चीन के साथ कहा गया, और यहां पूरी तरीके से बाउंडेशन लगा दी, और यहां साफ तौर पर कह दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या नहीं करेगी, व्यापार नहीं करेगी। ये मैंने आपको सिर्फ रफली समझाया था ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ जाए। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या लिख देता हूं मैं, दूसरा पॉइंट इसका ये है इसी के साथ कि चाय व चीन के व्यापार का अधिकार रहेगा, अधिकार रहेगा। किसे रहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अच्छा, ये चीज़ें ये 101% एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये इन्फिनिटिव टाइम इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखने जा रहा हूं, इन्फिनिटिव टाइम। भारत में ब्रिटिश द्वारा पहली बार, भारत में ब्रिटिश द्वारा पहली बार शिक्षा प्रणाली, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इन्फिनिटिव टाइम इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं बेटे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार या ब्रिटिश द्वारा पहली बार शिक्षा प्रणाली पर 1 लाख रुपए वार्षिक, ध्यान दीजिएगा, 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च किए जाएंगे। यह बहुत पूछता है कि किस अधिनियम द्वारा यह कहा गया कि भारत में या भारत की शिक्षा प्रणाली पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च किए जाएंगे। एक बात और विशेष ध्यान रखें आप, ये ध्यान ये है कि ये किस मद में खर्च किए जाएंगे, किस प्रकार से खर्च किए जाएंगे, किस रेशियो में किए जाएंगे, कुछ नहीं बताया, बस एक लाइन लिखकर दे दी। अगला क्वेश्चन या अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो है वो ये है कि ईसाई मिशनरियों, ईसाई मिशनरियों मतलब ईसाई धर्मगुरु, मैं लिख देता हूं, ईसाई धर्मगुरुओं के लिए, ईसाई मिशनरियों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए गए।
ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी क्रीम आपको बता रहा हूं बिल्कुल। इस अधिनियम को बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन का व्यापार उन्हें दिया गया केवल। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार शिक्षा प्रणाली पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने की बात कही गई। और ईसाई मिशनरियों के लिए, अब तक ईसाई मिशनरियां भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए नहीं आती थी, तो अब ईसाई मिशनरियों के लिए भारत में के दरवाजे खोल दिए गए। एक लास्ट लाइन और, जिससे आपको फिर दोबारा एक बार ये पता चलेगा कि 3 यूनिट काम कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। राइट, कोई दिक्कत है? तो ये अधिनियम आपने कंप्लीट कर लिया। मैं क्वेश्चन चेक कराऊंगा इनमें से, मेरी गारंटी है। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम हैं उनमें, और मेनली यूपी पुलिस दरोगा में दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो इन बारीक बारीक क्वेश्चनों को किस तरीके से पूछता है। अब इस अधिनियम को मैंने इसके दोनों के पहले पॉइंट इसलिए कंपेयर किए क्योंकि वे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। अब हम इस अधिनियम की भी बातें पढ़ लेते हैं। पहली बात हमने पढ़ ली कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी का अब पूरी तरीके से व्यापार जो है समाप्त कर दिया गया, या एकाधिकार जो उसका था व्यापारिक, वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। एक अधिनियम में और डाटाबेस चीजें आ जाती हैं कि इस अधिनियम के द्वारा भारत को पहली बार इंडिया कहा गया। भारत को पहली बार इंडिया कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, बहुत ज्यादा, ये भी याद रखें। अच्छा, इसमें ये तो इंपॉर्टेंट है, इसे मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इसे इन्फिनेटिव टाइम इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं। क्या है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, कि बंगाल के, देखो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। अब एग्जामिनर क्या करता है, जब कांस्टेबल लेवल तक का एग्जाम होता है तो वो ये पूछ लेता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो आपको बताना है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अच्छा, बेंटिंग का कार्यकाल भी लिख देते हैं। 1828 में बेंटिंग आए और 1835 में चले गए, इसीलिए 1833 के अधिनियम में ये उस पद पर थे जब इन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। देखिए, ये कांस्टेबल लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन में आएंगे, लेकिन अगर इस बात को किसी इनडायरेक्ट वे में कहा जाएगा तो पता है क्या बोलता है, वो कहता है कि भारत में प्रशासन का केंद्रीकरण कब हुआ। देखिए, इसे ही थोड़ा सा वो चेंज कर देता है और वो कहता है कि भारत में प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। किस अधिनियम से? 1833 से। अब क्यों किया गया? प्रशासन का केंद्रीकरण कैसे कह रहा है, देखो ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इसे। ये आप ये जानते हैं कि ये इंडिया का मैप है और ये उस समय का पाकिस्तान और ये बांग्लादेश, हालांकि ये म्यांमार भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। तो अब तक सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल है। देखो, ये बड़ी अजीब बात है। अब ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल है तो ये लाइन अब पूरी तरह सेट समझ आ रही है कि प्रशासन का केंद्रीकरण हो गया। पहले गवर्नर जनरल प्रशासन सिर्फ कहां तक देखता था? बंगाल तक, और अब प्रशासन कहां तक देखता है? कंप्लीट भारत तक। तो प्रशासन का केंद्रीकरण, देखो वो अगर दरोगा लेवल का या लोअर पीसीएस में आपसे पूछता है तो वो ये कहेगा कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। और अगर वो आपसे पूछता है कांस्टेबल लेवल तक तो वो आपसे कहेगा कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। मैं अगला और पॉइंट लिख देता हूं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूं। अब अगला पॉइंट ये है, इसमें एक धारा 87 के तहत, धारा 87 के तहत सरकारी कार्यों में
सरकारी कार्यों में वर्ण व्यवस्था यानी कि जातियों के बारे में ना, वर्ण व्यवस्था यानी कि जाति के बारे में जो है प्रवेश वर्ण व्यवस्था, एक और अच्छी सिंपल सी लैंग्वेज यूज कर लेते हैं कि सरकारी कार्यों में या सरकारी कार्यों में प्रवेश के लिए सरकारी कार्यों में वर्ण व्यवस्था को नकार दिया गया, या मैं ऐसे लिख देता हूं कि सरकारी कार्यों में प्रवेश के लिए वर्ण व्यवस्था को नहीं माना जाएगा। आप समझ रहे हैं बात? तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट वर्ड और इसमें आएगा, एक इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें यह आएगा कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार मिला। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कानून का या कानूनी शक्ति का भारत में कानूनी शक्ति का केंद्रीकरण। देखिए दोनों पॉइंट को मैं इन्हें एक साथ लिखने की कोशिश करूंगा। केंद्रीकरण हुआ। ये क्यों कह रहा है? ये इसलिए कह रहा है क्योंकि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद अब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार मिला। कानून बनाने का अधिकार मिला। तो देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे हमने ये बात कही थी इनडायरेक्ट कि गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे वो भारत के गवर्नर जनरल हैं, और उस पद पर भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। तो ये बात हमने कह ली कि बंगाल से वो भारत के हो गए। इसे मैं इनडायरेक्ट अगर बोलूँगा तो प्रशासन का केंद्रीकरण कहलाऊंगा, क्योंकि राष्ट्रपति का काम प्रशासन को देखना होता है, प्रशासनिक पद पर वो हैं। प्रशासन की सबसे बड़ी यूनिट भी मान सकते हैं, या हम कहते भी हैं कि देखिए भारत के 4 स्तंभ हैं। एक सबसे पहले आप देखते हैं कि न्यायपालिका है, एक कार्यपालिका है। कार्यपालिका की टॉप पर रहते हैं, कार्यपालिका की टॉप पर रहते हैं जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है। टॉप पर का मतलब यह है कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों राष्ट्रपति को सैल्यूट करती हैं। उस समय राष्ट्रपति का पद तो नहीं है, उस समय गवर्नर जनरल का पद है, यही एज ए राष्ट्रपति होते थे एक तरह से। तो प्रशासन का केंद्रीकरण हुआ, और यहां हमने देखा कि भारत में कानूनी शक्ति का केंद्रीकरण हुआ। यह कैसे हुआ? क्योंकि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार मिला। ये वे क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चन को हम कहते हैं कि यार पता नहीं क्वेश्चन पूछ कहां से लिया, ये समझ में ही नहीं आ रहा। तो आप ये देखो कि प्रशासन का केंद्रीकरण अगर आएगा तो अभी 1833 का चार्टर एक्ट, और कानूनी शक्ति का केंद्रीकरण आएगा तो अभी 1833 का चार्टर एक्ट। अच्छा एक बात और बता दूं, आप ये भी देखते हैं कि 1800, मैं यहाँ की जगह यहाँ लिख देता हूँ, ये सती प्रथा का अंत हम इसी दौरान देखते हैं ना। तो सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त हम देखते हैं। हालांकि सती प्रथा को कानूनी तौर पर जो है इससे पहले हम एंड उसका देख चुके होते हैं, लेकिन दास प्रथा का समाप्त नहीं बल्कि दासों की स्थिति में सुधार का प्रयत्न किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि दासों की स्थिति में सुधार के प्रावधान आए थे। अच्छा आप ये मत समझ लेना कि दास प्रथा का अंत कह रहा हूं मैं दास प्रथा का अंत हम आगे पढ़ेंगे ना। तो मैंने दोनों एक्ट को इंटर रिलेट करके बताया, थीम बताने की आपको कोशिश की। देखिए जब आप बहुत सिंपल फॉर्म में पढ़ते हैं तो संपूर्ण एकाधिकार कब समाप्त हुआ ये पढ़ लीजिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल ये आप पढ़ लीजिए। सिंपल फॉर्म में आप पढ़ना चाहते हैं तो धारा 87 के तहत सरकारी कार्यों में वर्ण व्यवस्था
को नहीं माना गया या वर्ण व्यवस्था को नकार दिया गया। ये आप थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है। तो आप दो ही चीज़ें याद रखें बस ये शुरू की। अगर आप वनडे एग्जाम में हैं, आप बहुत बेहतरीन करना चाह रहे हैं या आपका उद्देश्य है यूपीएसआई, यूपी दरोगा, तो आप फिर स्टैंडर्ड अपना बढ़ाएं थोड़ा। फिर आप ये देखें कि इस लेवल पर आप जाएं कि प्रशासन का केंद्रीकरण कैसे कह रहा है या कानूनी शक्ति का केंद्रीकरण कैसे कह रहा है। अब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद अगर कोई कानून बना रही है तो उसे संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा, तो कानूनी शक्ति का भी केंद्रीकरण हुआ। तो ये वे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के तहत हम देखते हैं धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती जा रही है और ये भारत का संवैधानिक विकास चल रहा है। दोनों में चार्टर है, बता चुका हूं कि अभी क्रांति नहीं हुई। 1857 की क्रांति से पहले ही दोनों अधिनियम है, आप देख लीजिए। इसीलिए दोनों को क्या कहा गया, चार्टर कहा गया। ये 1813 और ये 1833। आपको ऐसे ही कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी और आप विश्वास करें कि मैं सहजता के साथ आपको बता रहा हूं। आप जब नोट डाउन कर लेंगे ना इस नोट्स को और इसे रिपीट करेंगे या पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में भी चेंज होगा, आपका व्यक्तित्व में सुधार होगा। आप ये देखेंगे कि नहीं, मेरे कंसेप्ट औरों से बिल्कुल डिफरेंट है, मुझे जो पता है वो शायद ही किसी को पता है, क्योंकि हम रट नहीं रहे, हम चीज़ों को समझ रहे हैं, इसीलिए टाइम लग रहा है ना। तो थैंक यू सो मच।